आज की दास्तान हमें ले चलती है बिहार के सिवान, एक ऐसी धरती जिसने एक तरफ देश को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा महान नेता दिया और दूसरी तरफ उसी मिट्टी से निकला एक ऐसा नाम जिससे पूरा बिहार थर्रा उठता था, मोहम्मद शहाबुद्दीन। सिवान में शहाबुद्दीन कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक ऐसा चेहरा था जिसे लोग कई नामों से पुकारते थे। कोई कहता था सिवान का सुल्तान आ गया, कोई कहता साहेब आ रहे हैं, रास्ता साफ करो, क्योंकि वो अमीरों से पैसा लेकर गरीबों में बांट देते थे। वो वक्त ऐसा था कि सिवान में शहाबुद्दीन का नाम ही कानून था। लोग कहते हैं अगर साहिब ने कह दिया तो बस समझो वही आखिरी फैसला है। रात के 8 बजने के बाद कोई सिवान की गलियों में निकलने की हिम्मत नहीं करता था। डॉक्टर भी डरते थे, लेकिन कहते हैं कि अगर कोई गरीब उनके पास जाता तो डॉक्टर शहाबुद्दीन के डर से केवल 50 रुपए ही फीस लेते थे, क्योंकि सबको पता था अगर शहाबुद्दीन तक शिकायत पहुंच गई तो फिर डॉक्टर हो या दुकानदार, अंजाम अच्छा नहीं होगा। कहते हैं उस दौर में हर दुकान पर शहाबुद्दीन की तस्वीर लगी होती थी। लोग सुबह दुकान खोलते ही उनकी फोटो को अगरबत्ती दिखाते थे, जैसे किसी देवता को पूजते हों। और यह डर नहीं, एक तरह की अंधभक्ति थी, क्योंकि सिवान में शहाबुद्दीन सिर्फ एक इंसान नहीं, एक सिस्टम बन चुका था। वो दौर था 1990 के दशक का, जब सिवान में विरोधी दल अपने झंडे तक लगाने से डरते थे। बैनर लगाना तो दूर, अगर किसी ने गलती से भी विरोध में आवाज उठाई तो अगले दिन उसका अता पता नहीं मिलता था। लोग कहते थे साहिब सरकार भी हैं और कानून भी। शहाबुद्दीन के जनता दरबार मशहूर थे। लोग सैकड़ों की भीड़ में पहुंचते, कोई जमीन के झगड़े को लेकर तो कोई शादी ब्याह के विवाद में, और साहिब बस एक इशारा करते और मामला उसी वक्त सुलझ जाता। कहते हैं एक बार एक पुलिसकर्मी अपनी प्रमोशन की अर्जी लेकर शहाबुद्दीन के दरबार पहुंचा। वो हाथ जोड़कर बोला साहिब सालों से फाइल अटकी है, कुछ कीजिए। शहाबुद्दीन ने मुस्कुराते हुए फोन उठाया और सीधे वरिष्ठ अधिकारी को कॉल किया। सिर्फ एक लाइन बोली, हमारे सिपाही का प्रमोशन हो जाए, बाकी बात बाद में करेंगे। और अगले ही हफ्ते उस पुलिसकर्मी का प्रमोशन हो गया। लोग कहते थे साहिब का एक फोन और पूरी ब्यूरोक्रेसी लाइन में। वो वक्त ऐसा था कि सिवान में डर भी उन्हीं का था और भरोसा भी उन्हीं पर। गरीब उन्हें अपना मसीहा मानते थे, जबकि सिस्टम उन्हें अपराधी। पर सच्चाई ये थी कि शहाबुद्दीन ने कानून से ज्यादा अपने खुद के नियमों पर चलने की कसम खा ली थी। समय बीतता गया, पर सिवान की गलियों में आज भी जब कोई बुजुर्ग बैठकर पुरानी बातें करता है तो एक नाम जरूर आता है, शहाबुद्दीन। क्योंकि चाहे प्यार से याद करें या डर से, सिवान का वो सुल्तान आज भी लोगों की यादों में जिंदा है। कहते हैं सिवान में 2 ही चीजें मशहूर थीं, एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सादगी और दूसरी शहाबुद्दीन की दबंगई। 10 मई 1967 को सिवान के प्रतापपुर गांव में एक रईस परिवार में जन्म हुआ उस बच्चे का जो आगे चलकर सिवान का सुल्तान कहलाया। बचपन से ही आत्मविश्वास और गुस्सा दोनों उसकी रगों में बहते थे। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई तो ठीक ठाक थी, लेकिन ज्यादा दिल लगता था कब्जे और प्रभाव की बातों में। 1980 में जब वो डीएवी कॉलेज पहुंचा, तब राजनीति उसके खून में उतर चुकी थी। कॉलेज की गलियों में उसके नाम की अलग ही पहचान बनने लगी थी। वो खुलकर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ बोलता और धीरे धीरे सिवान की गलियों में अपने खौफ और कद दोनों बढ़ाने लगा। लोग कहते थे ये लड़का या तो नेता बनेगा या फिर पूरा सिवान हिला देगा। राजनीति शास्त्र से MA&HD करने वाले शहाबुद्दीन ने बाद में हिना साहब से शादी की, घर बस गया, एक बेटा और 2 बेटियां हुई। लेकिन दिल के अंदर जो आग जल रही थी वो अब भी ठंडी नहीं पड़ी थी। उस आग की पहली चिंगारी भड़की साल 1986 में। महज 18 साल की उम्र में हुसैनगंज थाना में उस पर पहला आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ। आरोप थे हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के। बस यहीं से शुरू हुई उसकी अपराध यात्रा, जिसमें उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हुसैनगंज थाना ने उसे कैटेगरी ए अपराधी घोषित कर दिया, यानी ऐसा अपराधी जिसके सुधार की कोई उम्मीद नहीं,
और उस वक्त सिवान ने अपना नया डॉन देख लिया था। 23 साल की उम्र में जब बाकी लोग करियर की शुरुआत करते हैं, तब शहाबुद्दीन ने विधानसभा की राजनीति में कदम रख दिया। लेकिन इसकी कहानी उतनी सीधी नहीं जितनी लगती है। साल 1985 में त्रिभुवन नारायण सिंह कांग्रेस पार्टी से जिराद विधानसभा सीट से विधायक बने थे। उसी समय शहाबुद्दीन अपने एक केस की पैरवी करवाने उनके पास पहुंचे। सिंह ने ठंडे लहजे में कहा, देखो शहाबुद्दीन, मैं अपराधियों की पैरवी नहीं करता। बस उस एक लाइन ने उसकी जिंदगी बदल दी। शहाबुद्दीन जेल तो गया, लेकिन वहीं से उसके भीतर एक जुनून जाग गया। अब विधायक बनकर दिखाऊंगा। साल 1990 के चुनाव में उसने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जिराद सीट से चुनाव लड़ा। वो तब भी जेल में था। लोगों ने कहा, कैसे जीतेगा ये? पर सिवान में कुछ भी असंभव नहीं था। बताया जाता है 5000 से ज्यादा फर्जी वोट डाले गए और नतीजा, शहाबुद्दीन जेल के अंदर रहते हुए भी जीत गया। उस जीत के साथ सिवान में एक नए युग की शुरुआत हुई। डर, गुंडई, फिरौती और खामोशी का युग। शहाबुद्दीन अब सिर्फ नाम नहीं, एक ताकत बन चुका था। साल 1995 में जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, तब शहाबुद्दीन का असर इतना बढ़ चुका था कि उन्होंने जनता दल की तरफ से उसे जिराद सीट का टिकट दिलवा दिया। नतीजा फिर वही, शानदार जीत। अब सिवान के लोग कहते थे, साहिब का राज है, कानून का नहीं। शहाबुद्दीन का रुतबा देखकर लालू प्रसाद यादव ने अगला कदम और बड़ा उठा लिया। साल 1996 में उन्होंने उसे लोकसभा टिकट दिलवा दिया और शहाबुद्दीन ने एक बार फिर बाजी मार ली। पर इस जीत के पीछे भी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं थी। कई जगहों पर बोगस वोटिंग हुई और माहौल ऐसा बना कि लोग डर के मारे वोट डालने जाते थे, न कि अधिकार से। पर असली बवाल तब मचा जब किसी ने शहाबुद्दीन को बताया, साहिब, आपके खिलाफ तो भूतों ने भी वोट डाल दिया। बस यह सुनते ही उसका गुस्सा फूट पड़ा। वो अपने हथियारबंद साथियों के साथ बाहर निकला और बोला, देखते हैं कौन है वो जिसने हमसे गद्दारी की। पुलिस को खबर लगी तो पूरी फोर्स लेकर उसे रोकने निकल पड़ी, क्योंकि सब जानते थे अगर साहिब सड़कों पर उतर आए तो सिवान में रात लंबी हो जाती है। और उस रात सच में सिवान की हवा में सन्नाटा था, क्योंकि लोग जानते थे जिसके हाथ में बंदूक और जिसके साथ सत्ता हो, उसे रोकना आसान नहीं होता। एक वक्त था जब सिवान की सड़कों पर कानून नहीं, साहिब का राज चलता था। पुलिस भी उनके नाम से कांपती थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब सिवान के एसपी सिंघल और मोहम्मद शहाबुद्दीन आमने सामने आ गए। कहते हैं उस दिन हालात अचानक बिगड़ गए। दोनों पक्षों में बहस हुई और कुछ ही मिनटों में गोलीबारी शुरू हो गई। शहाबुद्दीन के हथियारबंद लोग जान लेने पर उतारू थे। चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंज रही थी और एसपी की गाड़ी छलनी हो गई। एसपी सिंघल किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकल पाए। लेकिन उस दिन से सिवान वालों को समझ आ गया कि अब यहां सरकार कोई और है। शहाबुद्दीन अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। फिर आया साल 1997, जब लालू प्रसाद यादव ने जनता दल छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी बना ली और सत्ता पर फिर से कब्जा किया। बस यहीं से शहाबुद्दीन की ताकत चरम पर पहुंच गई। 1996 से 2009 तक वो लगातार 4 बार सिवान से सांसद रहे और इस दौरान सिवान में उनका मतलब ही सरकार था। जो उनके खिलाफ बोलता वो अगली सुबह जिंदा नहीं मिलता। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले उनके सबसे बड़े विरोधियों में से एक थी। दोनों के बीच की दुश्मनी 1993 से 2001 तक चली और इस रंजिश में करीब 18 माले कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। साल 1996 की बकरीद के वक्त तो सिवान दहल गया था। माले के नेता गुलाम हैदर के घर पर हथियारबंद लोगों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने उनके बुजुर्ग पिता, एक रिश्तेदार और 3 साल की बेटी को बेरहमी से मार डाला। इन हत्याओं का आरोप सीधे शहाबुद्दीन पर लगा। लेकिन इससे भी ज्यादा सनसनी मचाने वाला नाम था चंद्रशेखर प्रसाद उर्फ चंदू, जो जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके थे। शहाबुद्दीन कहते थे, चंदू तो मेरा छोटा भाई है, पर सच्चाई कुछ और ही थी। साल 1997
चंद्रशेखर ने तय किया कि अब वो राजनीति में उतरेंगे और बिहार की गंदगी साफ करेंगे। शहाबुद्दीन को यह बात नागवार गुजरी। उन्होंने कहा, देखो चंदू, सिवान घूमने आना, परिवार से मिलने आना, पर यहां राजनीति करने की भूल मत करना। चंद्रशेखर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, साहिब, मैं डरने नहीं आया, सच्चाई दिखाने आया हूं। और फिर वो सिवान पहुंच गए। निडर होकर नुक्कड़ सभाएं करने लगे, लोगों को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करने लगे। फिर आया 30 मार्च 1997, वो दिन जो सिवान की राजनीति को हमेशा के लिए बदल गया। जेपी रोड पर दिन दहाड़े जब चंद्रशेखर और उनके साथी श्याम नारायण सिंह जनता को संबोधित कर रहे थे, अचानक गोलियों की बौछार शुरू हो गई। लोग चीखने लगे, अफरा तफरी मच गई और पल भर में चंद्रशेखर वहीं ढेर हो गए। गोलियों की आवाज थम गई, लेकिन उस दिन इंसाफ की आवाज हमेशा के लिए गूंजने लगी। चंद्रशेखर की मां कौशल्या देवी ने अपने बेटे की मौत का बदला लेने की ठान ली। वो बूढ़ी औरत थी, पर दिल में आग थी। वो कहती थी, जिसने मेरे बेटे को मारा उसे कानून से नहीं, वक्त से सजा मिलेगी। पर वक्त ने करवट ली। साल 1999 में शहाबुद्दीन पर एक और संगीन आरोप लगा। माले के कार्यकर्ता छोटेलाल गुप्ता का अपहरण और हत्या। छोटेलाल का शव कभी नहीं मिला, पर उसका नाम बन गया शहाबुद्दीन के गले की हड्डी। एक ऐसा केस जिससे वो कभी पीछा नहीं छुड़ा सका। कहते हैं, शहाबुद्दीन ही वो इंसान था जो लालू प्रसाद यादव के सामने बैठते वक्त भी अपनी पिस्तौल कमर में बांध कर रखता था और लालू चुप रहते थे, क्योंकि वो भी जानते थे सिवान में अब सिर्फ एक ही राजा है, साहिब। साल 2001 मार्च का महीना था। उस वक्त मैट्रिक की परीक्षाएं चल रही थीं। शहाबुद्दीन खुद स्कूलों का दौरा कर रहे थे, नकल बंद करवाने के लिए। कम से कम कागजों पर तो यही वजह थी। असल में वो दिखाना चाहते थे कि सांसद साहिब हर जगह मौजूद हैं। उनके साथ कई हथियारबंद लोग थे, जिनमें एक वांटेड अपराधी मनोज कुमार पप्पू भी शामिल था। जब यह खबर डीएसपी संजीव कुमार तक पहुंची, तो वो सीधे उसी स्कूल में पहुंच गए जहां शहाबुद्दीन मौजूद थे। संजीव कुमार ने सख्त लहजे में कहा, सांसद जी, वांटेड अपराधी के साथ निरीक्षण करना कानून का मजाक उड़ाना है। शहाबुद्दीन मुस्कुराए, डीएसपी साहब, कानून यहां हम लिखते हैं, आप नहीं। बात बढ़ी और देखते देखते शहाबुद्दीन ने सबके सामने डीएसपी संजीव कुमार को थप्पड़ मार दिया। पूरा स्कूल सन्न रह गया। संजीव कुमार खून का घूंट पीकर रह गए, पर उस थप्पड़ ने सिवान की पुलिस में आग लगा दी। अब हर पुलिस वाले की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, कब तक सहेंगे? और यहीं से शुरू हुआ वो दौर जब सिवान पुलिस ने ठान लिया, अब साहिब के राज का अंत होगा। पर अफसोस, उस थप्पड़ की खबर किसी अखबार या चैनल की हेडलाइन नहीं बनी, क्योंकि उस वक्त हर मीडिया, हर सिस्टम, हर आवाज साहिब के डर में खामोश थी। सिवान का माहौल उस वक्त किसी ज्वालामुखी से कम नहीं था। पुलिस और शहाबुद्दीन के बीच अब खुली जंग छिड़ चुकी थी। जिले के एसपी बचन सिंह मीना ने कसम खा ली थी, अब शहाबुद्दीन को उसकी औकात दिखाकर ही दम लूंगा। इस बार उन्होंने कोई खबर बाहर नहीं जाने दी। उत्तर प्रदेश के देवरिया से भी पुलिस बल बुलवाया गया और एक साइलेंट ऑपरेशन के तहत पूरी टीम निकल पड़ी प्रतापपुर, यानी शहाबुद्दीन के पैतृक गांव की तरफ। सुबह का वक्त था। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन जैसे ही किसी ने आकर खबर दी, साहब, पुलिस पहुंच गई है, पूरा इलाका मानो बारूद बन गया। शहाबुद्दीन और उसके हथियारबंद लोग तुरंत तैयार हो गए। अगले ही पल AK-47 से गोलियां आसमान चीरने लगी। मारो, कोई बचने ना पाए, शहाबुद्दीन की आवाज गूंजी और दूसरी तरफ पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया। दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। कोई कहता है 1000 राउंड चली, कोई 2000, तो कोई 4000 की बात करता है। हर तरफ धुआं, चीखें और गोलियों की गूंज थी। पुलिस के हथियार उस वक्त शहाबुद्दीन की आधुनिक बंदूकों के सामने कमजोर पड़ रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। कई घंटे चली इस मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। वहीं शहाबुद्दीन के 8 आदमी मारे गए। जब गोलियां थमी तो पुलिस ने घटनास्थल से AK-47 और दर्जनों हथियार बरामद किए, लेकिन शहाबुद्दीन खुद गायब हो गया। उसने जाते जाते कसम खाई, मीना को नहीं छोड़ूंगा, उसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। इस एनकाउंटर के बाद
पूरे बिहार में हलचल मच गई। उम्मीद थी कि सरकार सख्त कदम उठाएगी, मगर नतीजा उल्टा निकला। राज्य सरकार ने एएसपी बचन सिंह मीना और कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया। शहाबुद्दीन का दबदबा फिर उसी तरह कायम रहा। वो सिवान का ऐसा बादशाह बन चुका था जिसके आगे सबके सिर झुकते थे। लेकिन एक आदमी था जिसने झुकने से इनकार कर दिया, ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश यादव ने जिला परिषद चुनाव में शहाबुद्दीन के उम्मीदवार के खिलाफ मैदान में उतरने की हिम्मत की। सबको लगा यह आत्महत्या है, मगर नतीजा चौंकाने वाला था। ओम प्रकाश जीत गए। अब शहाबुद्दीन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। कौन है ये जो मुझसे टक्कर लेने चला है, उसने गरजते हुए कहा। बाद में जब उन्होंने दोबारा चेयरमैन चुनाव लड़ा तो वो हार गए, लेकिन शहाबुद्दीन ने तब तक उन्हें नहीं छोड़ा। कहते हैं उसने ओम प्रकाश को बुरी तरह पीटा। उस दिन खून से लथपथ ओम प्रकाश ने अपनी पत्नी से कहा, जब तक इस आदमी का साम्राज्य खत्म नहीं कर दूं, तू न मंगलसूत्र पहनेगी न सिंदूर लगाएगी। फिर आया साल 2003। डीपी ओझा बने बिहार के डीजीपी। वो लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते थे, लेकिन उन्होंने सबको चौंका दिया। उन्होंने शहाबुद्दीन की पुरानी फाइलें खोलनी शुरू कर दी। 100 पन्नों की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें लिखा था कि शहाबुद्दीन के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध है। साल 2003 में ही ओझा ने शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करवा दिया। 1999 के माले कार्यकर्ता अपहरण और हत्या केस में। एक समारोह में ओझा ने खुलेआम कहा, बिहार के लोगों ने सत्ता गुंडों के हाथों में दे दी है। अब तो नेता भी जेल में बैठे अपराधियों के पैर छूने जाते हैं। ओझा की ये बात शहाबुद्दीन के साथ साथ सियासत के कई बड़े चेहरों को चुभ गई। कुछ ही वक्त में उनके ट्रांसफर के आदेश आ गए, पर ओझा ने तबादला लेने से इनकार किया और समय से पहले ही रिटायरमेंट ले ली। इस पर लालू यादव ने भी तंज कसते हुए कहा, डीपी ओझा आचार संहिता की हद पार कर गए थे। हमने उन्हें डीजीपी बनाकर भूल की थी। वो उसी थाली में छेद करते हैं जिसमें खाते हैं। समय बीता और आया साल 2004। चुनाव सिर पर थे। शहाबुद्दीन जेल में था, लेकिन मेडिकल के बहाने अस्पताल शिफ्ट हो गया, जहां से उसने चुनावी रण को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अस्पताल उसके लिए मिनी कचहरी बन गया था। उधर जेडीयू ने ओम प्रकाश यादव की हिम्मत देखकर उन्हें टिकट दे दिया। इस बार मुकाबला बराबरी का होगा। सिवान का माहौल फिर से सुलग उठा। मतदान के दिन बूथों पर कब्जे हुए, गोलियां चलीं और करीब 500 से ज्यादा बूथ लूटे गए। सारा इल्जाम फिर शहाबुद्दीन पर लगा। दोबारा चुनाव हुआ, लेकिन नतीजा नहीं बदला। शहाबुद्दीन एक बार फिर सिवान से सांसद बन गया। इस चुनाव की सबसे बड़ी कीमत चुकाई ओम प्रकाश यादव और उनके साथियों ने। कई जेडीयू कार्यकर्ता मारे गए, लेकिन ओम प्रकाश ने पीछे हटने से इनकार किया। उनकी आंखों में सिर्फ एक आग थी। अब वक्त आ गया है सिवान को फिर से इंसाफ दिलाने का। सिवान की सड़कों पर उस वक्त डर का साया और भी गहरा हो गया था। जो नाम कभी लोगों की रगों में खौफ बनकर दौड़ता था, शहाबुद्दीन, अब वही अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करने जा रहा था। साल 2004। सिवान का एक आम परिवार, चंदा बाबू का घर, पत्नी, 2 बेटियां और 4 बेटे। घर में खुशी का माहौल था। नई दुकान खुलने वाली थी। उद्घाटन के लिए उन्होंने इलाके के सबसे ताकतवर आदमी साहिब यानी शहाबुद्दीन को न्योता भेजा। शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि वही न्योता उनकी जिंदगी का सबसे डरावना अध्याय लिख देगा। कहते हैं शहाबुद्दीन को चंदा बाबू का मकान और उसकी लोकेशन इतनी पसंद आई कि उसके इरादे वहीं बदल गए। कुछ दिनों बाद फोन आया, 2 लाख रुपए चाहिए। 16 अगस्त 2004 दोपहर का वक्त था। शहाबुद्दीन के गुंडे दुकान पर पहुंच गए, पैसों की मांग की। चंदा बाबू घर पर नहीं थे। उनके बेटों ने कहा, पापा पटना में हैं, कल दे देंगे। बस इतना सुनते ही गुंडों ने लड़कों को पीटना शुरू कर दिया। दुकान में रखे 2.5 लाख रुपए भी लूट लिए। मारपीट इतनी बढ़ी कि छोटे बेटे सतीश ने डर और गुस्से में घर से टॉयलेट साफ करने वाला तेजाब उठाया और गुंडों पर फेंक दिया। तेजाब के छींटे पड़े और वो बदमाश भाग खड़े हुए। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। उसी शाम वही गुंडे लौटे, इस बार शहाबुद्दीन के आदेश पर। उन्होंने चंदा बाबू के 3 बेटों सतीश, गिरीश और राजीव को उठा लिया। उन्हें प्रतापपुर ले जाया गया, शहाबुद्दीन का किला। वहां सतीश और गिरीश को रस्सियों से बांधा गया और बड़े भाई राजीव के सामने उन्हें तेजाब से नहलाकर जिंदा जला दिया गया।
फिर उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर ठिकाने लगा दिए गए। राजीव को इसलिए जिंदा छोड़ा गया ताकि चंदा बाबू से और पैसे वसूले जा सके, लेकिन राजीव ने मौत को मात दी। किसी तरह भाग निकले, एक ट्रक में छिपकर, और सीधे पहुंचे घर लहूलुहान, लेकिन जिंदा। इस हादसे के बाद चंदा बाबू का परिवार सिवान छोड़कर भाग गया। वो न्याय की गुहार लेकर नेताओं के दरवाजे खटखटाते रहे, लेकिन सबके होंठ बंद थे, क्योंकि सब डरते थे साहिब से। फिर भी धमकियों और डर के साए में चंदा बाबू और राजीव ने अदालत में इंसाफ की लड़ाई जारी रखी। फिर आया साल 2005। बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू था। उस वक्त सिवान के डीएमसी के अनिल और एसपी रत्न संजय थे। दोनों ने तय किया, अब बहुत हुआ। 24 अप्रैल की सुबह 4 बजे उन्होंने बिना किसी सूचना के शहाबुद्दीन के प्रतापपुर वाले घर पर छापा मार दिया। पूरा गांव चारों तरफ से घेर लिया गया। सुबह से रात तक तलाशी चलती रही। घर से निकले गोले बारूद, AK-47, नाइट विजन डिवाइस, पाकिस्तान में बने हथियार और यहां तक कि शेर और हिरन की खालें भी। टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स में फरवरी 2006 में छपी रिपोर्टों ने खुलासा किया, जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक शहाबुद्दीन का रिश्ता हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी मुश्ताक अहमद से था। मुश्ताक ने बताया कि शहाबुद्दीन 3 बार कुपवाड़ा गया था, जहां उसने हथियारों और गोला बारूद के सौदे किए। कहा गया कि साल 2000 में उसे कुपवाड़ा से हथियारों की 2 खेप मिली थी, जिनमें AK-47 राइफलें शामिल थीं। 2005 में बिहार पुलिस की एक स्पेशल टीम ने शहाबुद्दीन को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। वो उस वक्त संसद सत्र में भाग लेने आया हुआ था, अपने सरकारी आवास में ठहरा था। गिरफ्तारी के बाद सीधे जेल भेजा गया। फिर साल 2007 में अदालत ने एक के बाद एक फैसले सुनाए। छोटेलाल गुप्ता के अपहरण व हत्या केस में उम्र कैद और कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिस में तोड़फोड़ के मामले में 2 साल की सजा। अब वो वक्त था जब साहिब का साम्राज्य पहली बार डगमगाया। साल 2009 में लोकसभा चुनाव आए, लेकिन अदालत ने उन पर चुनाव लड़ने की रोक लगा दी। तो शहाबुद्दीन ने चाल चली, अपनी पत्नी हिना शहाब को मैदान में उतारा। मकसद साफ था, सत्ता घर में ही रहनी चाहिए, लेकिन वक्त पलट चुका था। हिना शहाब चुनाव हार गईं और जीत हुई उसी ओम प्रकाश यादव की, जिसे कभी शहाबुद्दीन ने सरेआम सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। कहते हैं वक्त हर किसी को आईना दिखाता है, और उस दिन सिवान ने पहली बार देखा कि खौफ का साम्राज्य भी गिर सकता है। वक्त की रफ्तार किसी के लिए नहीं रुकती, कभी सिवान के सुल्तान कहलाने वाले शहाबुद्दीन के लिए भी नहीं। वो ओम प्रकाश यादव, जिसने अपनी पत्नी से कहा था, जब तक मैं शहाबुद्दीन का साम्राज्य खत्म नहीं कर दूं, तब तक तुम ना अपनी मांग में सिंदूर लगाना, न गले में मंगलसूत्र पहनना। वो कसम अब सच होती दिख रही थी। साल 2014, जेल की सलाखों में कैद शहाबुद्दीन ने एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाई। उन्होंने अपनी पत्नी हिना शहाब को दोबारा लोकसभा चुनाव में उतारा, लेकिन इस बार भी नतीजा वैसा ही रहा, हार। सिवान के लोगों ने साफ कर दिया था कि खौफ का साम्राज्य अब ढलान पर है, पर डर अभी भी बाकी था। उसी साल सिवान एक बार फिर हिल गया। तेजाब कांड की यादें फिर से ताजा हो उठी। वो चंदा बाबू का बेटा राजीव, जिसने अपने 2 भाइयों को 19 जून 2014 को राजीव को कोर्ट में गवाही देनी थी, पर वक्त ने उसे वो मौका नहीं दिया। 16 जून 2014 को सिवान की सड़क पर दिन दहाड़े राजीव को गोलियों से छलनी कर दिया गया। 3 बेटे, तीनों एक एक कर मौत के हवाले। चंदा बाबू की आंखों में अब सिर्फ आंसू और इंसाफ की आग बची थी। आखिरकार 9 दिसंबर 2015 को सिवान की अदालत ने फैसला सुनाया। शहाबुद्दीन को तेजाब कांड में उम्र कैद। चंदा बाबू ने राहत की सांस ली, अब मेरे बेटों को इंसाफ मिला। लेकिन बिहार की राजनीति फिर पलट गई। जब नीतीश कुमार और लालू यादव की सरकार बनी, तो साल 2016 में शहाबुद्दीन को जमानत मिल गई, और फिर वही पुराना नजारा। जेल से बाहर आते ही 150 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला, सड़कों पर सायरन, भीड़ और लोगों की आंखों में वही पुराना खौफ। टोलगेट पर गाड़ियां निकली, पर किसी कर्मचारी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो साहिब से टोल मांग ले। और फिर कैमरों के सामने साहिब बोले, नीतीश कुमार हालात के मुख्यमंत्री हैं, हालात के मालिक नहीं। ये बयान नीतीश सरकार के लिए आग का काम कर गया। 15 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन की जमानत रद्द कर दी। अब की बार
उन्हें सीधे तिहाड़ जेल भेज दिया गया। फिर एक और झटका, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने तेजाब कांड में मिली उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। लेकिन वक्त ने एक और करवट ली। साल 2016 में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या हुई और उसका नाम भी शहाबुद्दीन से जुड़ गया। उसके बाद उसे सिवान जेल से भागलपुर और फिर सीधे तिहाड़ जेल ट्रांसफर कर दिया गया। वो वही शहाबुद्दीन था जो कभी सिवान का साहेब, सुल्तान और डॉन कहलाता था। अब वही तिहाड़ की सलाखों में बंद बीते वक्त की परछाइयों में जी रहा था। 1 मई 2021 दिल्ली के अस्पताल में वो खामोश हो गया। मौत की वजह कोविड। बेटा ओसामा शहाब चाहता था कि अपने पिता की मिट्टी सिवान ले जाए, पर कोविड प्रोटोकॉल ने वो हक भी छीन लिया। और इस तरह जिसने सिवान की गलियों में अपनी हुकूमत कायम की थी, जिसके एक इशारे पर सैकड़ों लोग कांप जाते थे, उसे सिवान की मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। वक्त ने वो कर दिखाया जो बंदूकें और बगावतें नहीं कर पाई। सिवान का सुल्तान अब सिर्फ एक कहानी बनकर रह गया। कहते हैं ताकत हमेशा साथ नहीं देती, पर कर्म हमेशा पीछा करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें और बताएं, क्या आपको लगता है कि डर के ऊपर इंसाफ की जीत हमेशा होती है?